डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है 5 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट पार्ट तो इसका प्रीवियस सेशन में हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की थी और इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। जैसा कि वेन डायग्राम के मुताबिक, वेन डायग्राम का कंसेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था, यकीनन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और वो है हमारे पास A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। A का यूनियन लेना है B इंटरसेक्शन C के साथ। कैसे? क्वेश्चन में लिखा गया है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो तो इसका मतलब ये है कि हमने A का यूनियन लेना है B इंटरसेक्शन C के साथ, और ये इक्वल होगा A यूनियन B इनटू इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये इसके इक्वल होता है। जब हमने इसे ओपन किया B इंटरसेक्शन C को, तो हमारे पास आ गया A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब हम वेन डायग्राम के मुताबिक काम करते हैं। हमारे पास तीन सेट हैं, A, B और C। ये तीन सेट हैं हमारे पास। इन तीन सेट में क्या मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तीनों सेट में कॉमन डिजिट होगा, और यहाँ पे तो हमने वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, तो इनमें जो कॉमन वेरिएबल होगा वो हम यहाँ मिड में लिखेंगे। ये मिड पॉइंट है तीनों सेट्स का A B C का। अब देखें A B C में A सेट है A B C D E, और B में A B C और C में C D E G है। इसका मतलब है कि तीनों सेट में कॉमन डिजिट है हमारे पास C। कॉमन वेरिएबल हमारे पास क्या है? C। वो जो कॉमन डिजिट कॉमन वेरिएबल हमारे पास आया वो हम यहाँ मिड में लिखेंगे। अब हमने क्या देखना है कि दो सेट में जो कॉमन डिजिट्स होंगे, जैसा A और B का है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इनका मिड पॉइंट ये वाला है। B और C के कॉमन डिजिट इसमें आएंगे और C और A के इसमें आएंगे। अब आप देखें A और B में कॉमन क्या है? A और B में कॉमन है B C, A B C तो पहले हम लिख चुके हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने बताया था कि डिजिट्स हो, वेरिएबल हो, उसको बार बार रिपीट नहीं करते। जिसको हमने एक दफा लिख लिया है उसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देखें B और C। B और C में एक C ही कॉमन था और वो हम मिड पॉइंट में लिख चुके हैं जो तीनों का कॉमन था। अब देखते हैं C और A में। C और A में कॉमन है D E। क्या कॉमन है? D E। ये क्लियर हो चुके। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन था वो वेरिएबल हमने लिखा, फिर दो सेट में देखा जो कॉमन थे वो हमने यहाँ लिख दिए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जिस सेट के जो वेरिएबल बच गए हैं वो हम वहीं लिखेंगे। तो A सेट का क्या बच गया? A B C D E। A सेट में कोई वेरिएबल नहीं बचा, B का भी नहीं बचा, C का है G और H। ओके। अब क्वेश्चन में कहा गया था वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हम वेन डायग्राम के मुताबिक इसे शेड करेंगे तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यानी A का यूनियन हम ले रहे हैं B इंटरसेक्शन C के साथ। इसका मतलब है जब हम A का यूनियन ले रहे हैं तो हम A वाले पूरे सर्कल को शेड कर देंगे।
ये अब देखें बी इंटरसेक्शन सी था साथ में, और बी इंटरसेक्शन सी में तो कोई डिजिट नहीं था, वरना हम इसको भी शेड कर देते। क्या समझ आ चुकी है? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इस तरह हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, मेथड दोनों का स्टार्ट से एक जैसे ही, बस जब हम शेड करेंगे तो तब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस शो होगा। वो किस वजह से होगा कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। अब यहीं से हम डिजिट्स देख के लिख लेते हैं, ए बी सी, ये हमारे पास सेट है और इसमें कॉमन डिजिट आए थे ए बी, और यहाँ पे सी, और ये डी और ई है। ठीक है, अब आप देखें कि हमने शेड करना इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और इसकी प्रॉपर्टी थी ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप देख लें कि ए का इंटरसेक्शन है ना बी यूनियन सी के साथ, और यूनियन में क्या किया जाता है कि डिजिट्स को हम एक ही दफा लिखते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते, और जितने रहते हैं सारे लिख देते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी दे दिया था। और इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, तीनों सेट में जो भी डिजिट्स कॉमन हो वो लिखे जाते हैं, ऐसे ही है ना। अब आप देखें कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इंटरसेक्शन यानी हमने लेना बी यूनियन सी के साथ, तो हम क्या करेंगे कि इन ये जो कॉमन है इन सब को शेड कर देंगे। ये अब इसे तो करने की है, जरूर कर भी दें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करें तो तब भी कुछ नहीं होता। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या जब हमने यूनियन लिया बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हमने ए वाला जो सर्कल था उसको पूरा हमने शेड कर दिया। जब हमने ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ लिया, तो तब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कॉमन है, कॉमन ये जो सर्कल के हिस्से हैं जहाँ पे हमने डिजिट्स लिखे हुए हैं, कॉमन एरियाज हैं, हम उनको शेड कर देंगे। बस यही था इसमें। ये दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं, यकीनन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जब हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करते हैं तो तब हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है तो तब हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो चुका होगा यकीनन, और अगर समझ ना आए तो जरूर कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को फिर करवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है वेन डायग्राम के मुताबिक हमने काम किया था। ये रिव्यू एक्सरसाइज है फॉर ए सबसेट, ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट है तो ये है ए, ये सिंबल मैंने स्टार्ट में बताई थी कि ये यूज होती है इम्प्रॉपर के लिए। किसके लिए यूज होती है? इम्प्रॉपर सबसेट के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फॉर ए इम्प्रॉपर सबसेट, ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। दूसरा है कि फाई कंप्लीमेंट, ये है फाई और इसके ऊपर ऐसी लाइन आ जाए तो इससे हम कहते हैं कंप्लीमेंट। क्या कहते हैं? वैसे डैश भी कह देते हैं, लेकिन ये है कि कंप्लीमेंट, ये है रियल में कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। और फाई कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस फाई के। किसके इक्वल होता है? यू डिफरेंस
5 के। अब डिफरेंस फाइंड करने का मेथड मैंने बताया था कि डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो दो सेट होते हैं, आंसर हमेशा फर्स्ट वाले सेट में से देख के लिखते हैं और वो डिजिट्स लिखते हैं जो सेकंड वाले सेट में शामिल ना हो। नेक्स्ट है इफ x is equal to 0 1 2 3 then number of subset of x are। अब इसमें है x is equal to 0 1 2 3। अब ये हमारे पास 4 डिजिट्स है एक सेट के अंदर। यहाँ हम लिख लेते हैं कि साथ में कौन सी है, रिव्यू एक्सरसाइज। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं और इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था 2 रेज़ पावर n। अब 2 ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो वाले हैं जो इस सेट के अंदर शामिल हैं और वो कितने 1 2 3 4 हैं। हम लिख देंगे 2 रेज़ पावर 4। अब 2 रेज़ पावर 4 का मतलब ये है कि हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16। इसका मतलब है कि आंसर आएगा 16। 16 वाले ऑप्शन को टिक लगा लें। ये है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। और नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए हमें पावर सेट का फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद है इफ a is equal to 1 2 3 then। अब a is equal to 1 2 3 then कहता है ये इसमें जो 1 2 3 then इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास 1 2 3 है ये किसके सबसेट हैं, तो ये सबसेट है ए के। उसने एक डिजिट लिखा है ना, जैसा कि 1 लिख दिया तो साथ में ये वाली सिंबल शो कर दी और ये सिंबल किसकी है, सबसेट की है और ए। क्योंकि हम सेट में ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये कर्ली ब्रैकेट भी है, दूसरा इस सेट में 1 भी है और ये सबसेट की सिंबल है और जो सेट का नाम रखा गया वो ए है, तो इट्स मीन 1 is a subset of A. Part number B is a correct. Okay. Next है power set of empty set is। Power set of empty set is not empty। क्योंकि अगर empty set ये होता है ना हमारे पास, ये empty set होता है खाली सेट। अब ये खाली सेट जो है ये नॉट एम्प्टी है क्योंकि हम इसे अब एम्प्टी नहीं कहेंगे। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी क्योंकि ये भी सबसेट में शामिल हो जाता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है फार्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। अभी मैंने डिफाइन किया है कि पावर सेट जो है इसका फार्मूला 2 रेज़ पावर n। 2 रेज़ पावर n, फर्स्ट ब्लैंक में 2 रेज़ पावर n। If A is improper subset of B, then A union B। अगर A जो है improper subset है B का तो इसका मतलब है A जो है वो A और B दोनों यूनियन B है। क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है कि A improper subset है B का, B improper subset है, यानी इक्वालिटी का साइन शो हो गया और जब इक्वालिटी का साइन शो हो गया तो इसका मतलब है ये दोनों सेट आपस में बराबर है, तो इसमें आ जाएगा A। सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन है अब पार्ट नंबर 4 है इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू। अब डिसजॉइंट सेट में हमने ये डिस्कस किया था कि दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है वो डिसजॉइंट है। इफ दे हैड
इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, ए बी सेट दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम उसका ले लें, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब है वो एम्प्टी आएगा, वो खाली सेट आएगा। तो नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका है। एमसीक्यूज एंड ब्लैंक्स और शार्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप सारे मेथड सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।